नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के आपके तीसरे पार्ट की हम शुरुआत करेंगे आज। पिछली दो क्लासों में हमने राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय और आपके साथ में क्षेत्रीय संस्थाओं का जो उदय हुआ है उनके बारे में आपसे चर्चा की थी। ठीक है, इस क्लास में हम आपके नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से उदारवादी और उग्रवादी चरण के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा है। ठीक है, तो देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, इसको तीन चरणों में हमने विभक्त किया था। एक आपके कौन सा है, लिबरल, आपके उदारवादी चरण है। एक कौन सा है, उग्रवादी चरण है। और एक गांधीयन एरा बताया आपको, गांधी युग बताया। ठीक है, हमने आपके उदारवादी चरण की शुरुआत कब से मानी थी कि 1885 से 1905 तक। इसकी शुरुआत हमने मानी 1905 से 1919 तक, और 1919 से 1947 तक हमने किसकी शुरुआत मानी है, गांधी युग की शुरुआत मानी है। किसकी शुरुआत मानी है, गांधी युग की। तो अब आपके यहां देखिएगा कि उदारवादी चरण की हम सबसे पहले चर्चा आपसे करें। हालांकि उदारवादी चरण की हमने चर्चा आरंभ कर चुके थे आपसे, क्योंकि उदारवादी चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, इन उदारवादी चरण के नेताओं की नीति स्पष्ट थी। क्या नीति थी कि एक तो उदारवादी नेताओं का अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। इनको ये पता था कि भाई अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, उनको हमारी समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है। अगर हमारी समस्याओं से उनको अवगत कराया जाए तो वो शीघ्र ही आपके न्याय का कार्य करेंगे। दूसरा, आपके अपनी समस्याओं को परिचय, अंग्रेजों को परिचित कराने का जो तरीका है कि किस तरह से अंग्रेजों को हमारी समस्याओं से हम परिचित कराएं, तो उनमें उन्होंने आपके उदारवादी तरीकों का ही प्रयोग किया। जैसे प्रतिवेदन दिए, शिष्टमंडल दिए। ठीक है, प्रतिवेदन दिए, शिष्टमंडल भेजे, आपके वहां पर समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को अंग्रेजों के समक्ष रखा। ठीक है, और इन माध्यमों से ये स्वराज्य की प्राप्ति के इच्छुक थे कि इन माध्यमों से हम आपके कार्य करें और किसी ना किसी प्रकार से अपने स्वराज्य को हम प्राप्त कर लें। ठीक है, इनकी जो ये नीति थी, इसको उग्रवादी नेताओं ने, विशेषतः कि हम देखें कि बाल गंगाधर तिलक का जहां नाम आता है, उन्होंने आपकी इनकी नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी कि ये भीख मांगते हैं राजनीतिक रूप से, फिर भी इन्हें आपकी भीख भी प्राप्त नहीं होती। तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा आपकी इनकी नीतियों को दी है। ठीक है, अगर प्रमुख उदारवादी नेताओं की हम बात करें, प्रमुख उदारवादी नेता देखिए, उदारवादी नेता नाम आता है आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। यहां आपको अंतर याद रखना है, रास बिहारी बोस हैं वो आपके कैसे हैं, क्रांतिकारी हैं। रास बिहारी बोस कैसे हैं, क्रांतिकारी हैं, जबकि रास बिहारी घोष कैसे हैं कि ये उदारवादी हैं। ठीक है, और नाम आते हैं दादा भाई नौरोजी, नौरोजी,
फिरोज शाह मेहता केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, जिनके बारे में हमने बताया था कि बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी, CR दास, ये आपके किन में हैं? उदारवादी नेताओं में। हालांकि CR दास तो बाद में आएंगे आपके यहाँ पर, लेकिन पहले आपके हम इनकी ही बात करें कि बदरुद्दीन तैयबजी तक आपके ये बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, किस नाम से? बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से, कि फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। ये किस नाम से जाने जाते हैं? बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। अब आपकी देखिएगा, हमने बताया कि ये प्रमुख उदारवादी नेता हैं। प्रमुख उदारवादी नेताओं में हम किन किन की बात करें कि प्रमुख उदारवादी नेताओं की नीति की अगर हम बात करें कि भाई नीति क्या रही है, पॉलिसी इनकी क्या रही है, इन आपके लिबरल नेताओं की, तो देखिएगा नीति के हम दो बिंदुओं को स्पष्ट कर सकते हैं इनके। कौन से? नंबर 1, इनका अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था। किनका आपके विश्वास है? इनका, उदारवादी नेताओं का। ठीक है। और दूसरा आपके इन उदारवादियों के द्वारा अपनी समस्याओं को प्रतिवेदनों, शिष्टमंडलों, ठीक है, और समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष रखा है। देखिए, इन उदारवादी नेताओं ने प्रतिवेदनों, शिष्टमंडलों, व समाचार पत्रिकाओं, पत्रिकाओं के माध्यम से पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष रखकर स्वराज्य की प्राप्ति का प्रयास किया। ठीक है। उदारवादी नेताओं की आपकी पॉलिसी क्या है कि भाई हम क्या करें, अंग्रेज आपके न्यायप्रिय तो हैं ही, ठीक है, न्यायप्रिय होने के साथ ही हमको करना क्या है कि अपनी जो पॉलिसियां हैं, अपनी जो आपके विचार हैं, उन विचारों को, अपनी समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत करना है ताकि वो अपनी न्यायप्रियता का प्रदर्शन कर सकें। और इस उद्देश्य से इन्होंने अपनी समस्याओं को विभिन्न प्रतिवेदनों, शिष्टमंडलों और समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष रखा कि देखो भाई हमारी ये समस्याएं। ठीक है। अब इसका एक फायदा और मिला कि हम आपके कहते हैं ना कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जनता में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करना। कैसे? कि जब इन्होंने अपनी समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष रखा तो अंग्रेजी सरकार का दोहरा चरित्र,
दोहरा चरित्र आपके कैसे प्रकट हो गया कि ये कहां पर इंग्लैंड में अपनी प्रजा के साथ क्या करते हैं और हमारे साथ इनका कैसा व्यवहार है। ठीक है, इससे दोहरा चरित्र उनका प्रकट हो गया और इसी दोहरे चरित्र ने अपने यहां पर राष्ट्रवादी चेतना के जागरण में भूमिका निभाई है। ठीक है ना। एक हमने बात क्या कही यहां पर कि जो उग्रवादी नेता हैं वो इन नेताओं की जो नीति है उसको आपके राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हैं। ठीक है, देखो उग्रवादियों ने उदारवादियों की इस नीति को राजनैतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। और विशेषकर आपके तिलक के संदर्भ में, तिलक आपके इस बात को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि सभी उग्रवादी नेता आपके इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हैं कि भाई ये भीख मांगते हैं लेकिन फिर भी इन्हें आपकी भीख भी नहीं मिलती, ऐसी आपकी इनकी स्थिति हो रही है। ठीक है, तो ये बात हमने आपके उदारवादी चरण के प्रारंभ में कही। अब हम आपके देखते हैं कि भाई कि उदारवादी नेताओं ने चलो कैसे भी कार्य किया लेकिन कार्य तो कुछ किया। इस कार्य की आपके इनकी उपलब्धियां ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं जिसके बल पर आपके उदारवादी चरण इतनी लंबी अवधि तक चल निकला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था उदारवादी भी उग्रवादियों की तरह नीति का अनुसरण कर सकते थे, अपने विचारों में उग्रता ला सकते थे, लेकिन उदारवादियों के समक्ष एक सबसे बड़ी मजबूरी क्या थी कि इस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अपनी शैशव अवस्था में थी, भ्रूणावस्था में थी, अभी जन्म ही हुआ था। और जन्म लेते ही अगर राष्ट्रीय कांग्रेस फड़फड़ाना शुरू कर देती तो आपके कोई ना कोई बहाना लेकर के उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, कांग्रेस के जनाधार का विस्तार करने के उद्देश्य से किनके द्वारा, इन उदारवादी चरण के नेताओं के द्वारा कौन सी इस प्रकार की आपकी नीति का अनुसरण किया गया। ठीक है, ये चीज आपके यहां स्पष्ट रखनी है। अब हमको देखना है कि भाई उदारवादी चरण की उपलब्धियां क्या रही है, उदारवादी चरण की उपलब्धियां क्या रही है। देखिए उदारवादी चरण की उपलब्धि, उदारवादी चरण की उपलब्धि ये हमको आपके स्पष्ट करनी है। यहां आपके एक बात देखिएगा, उदारवादी चरण की अगर पहली उपलब्धि हम देखें कि भाई ऐसे क्या क्या आपके यहां पर इनके द्वारा कार्य किए गए हैं, तो आपके एक बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हमने क्या बताई, जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार करना। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस के आधार का विस्तार किया जिस पर आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में अनेक आंदोलन संचालित हुए। ठीक है, तो देखिए इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार करना कांग्रेस के जनाधार का विस्तार करना था। ठीक है, जिस पर
गांधी जी ने अनेक आंदोलनों का संचालन किया। गांधी जी ने आपके अनेक आंदोलनों का संचालन किया है, वो भी किस पर किया है? जो आपके इन उदारवादी नेताओं के द्वारा कार्य किया गया, इनके प्रयासों से जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जनाधार का विस्तार हुआ है, उसी के कारण आपके इस चीज में सफल हो पाए। ठीक है ना, उसके कारण इसमें आपके सफल हो पाए। दूसरी बात हम करें यहां पर कि भाई उदारवादी नेताओं के प्रयासों ने ही लंदन में 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, उदारवादियों के प्रयासों से लंदन में 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जिससे ब्रिटिश सरकार लंदन तथा भारत दोनों जगह पर आपकी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हो गई। दोनों जगह पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने पर सहमत हो जाती है। ठीक है, तो देखिएगा उदारवादियों के प्रयासों से लंदन में आपके 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, लंदन में ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, जब लंदन में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई तो ब्रिटिश सरकार लंदन और भारत दोनों जगह पर एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराने के लिए सहमत हो जाती है। ठीक है ना, जिससे ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड व भारत दोनों जगह पर आपकी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराने के लिए सहमत हुई। ठीक है, दोनों जगह एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा आपके कैसे आयोजित की जाए उसके लिए सहमत हो जाती है आपके कौन सी? ब्रिटिश सरकार। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मान सकते हैं, पहली हमने क्या मानी? जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार करना। दूसरी हमने क्या मानी? 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की लंदन में स्थापना करने में अपना योगदान देना और ब्रिटिश सरकार को राजी करना इस बात के लिए कि भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पर एक साथ परीक्षा का आयोजन हो। ठीक है, 1892 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया ना, वो उदारवादियों के प्रयासों से ही पारित हुआ। हालांकि उदारवादियों का आपके रोल उसमें रहा है। ठीक है, देखिए उदारवादियों के प्रयासों से का भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ है। हालांकि इन जो अधिनियम हैं
ठीक है, इनकी हम अलग से चर्चा आपसे करेंगे। संवैधानिक विकास का टॉपिक एक छोटा सा लेंगे आपके लिए, ठीक है, उसके अंतर्गत इसे देखेंगे। ठीक है, एक प्रयास और देखिएगा कि भाई उदारवादियों की और क्या उपलब्धि रही है। उदारवादियों के प्रयासों से ही भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेलवाई आयोग के गठन कर दिया जाता है। ठीक है ना, किस आयोग का गठन किया जाता है? बेलवाई आयोग का। देखिए, इनके प्रयासों से, किनके? उदारवादियों के प्रयासों से भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेलवाई आयोग का गठन किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके उदारवादी चरण की रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि उदारवादी जो नेता हैं, उदारवादी नेताओं का रोल क्या था। उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे। ठीक है, कांग्रेस को प्रारंभिक नेतृत्व इन नेताओं ने दिया है और कांग्रेस के मंच से किसी भी उग्रवादी नीति का या उग्रवादी विचारों का उच्चारण इन्होंने नहीं किया, उग्रवादी नीति का संचालन इन्होंने नहीं किया। ठीक है, मैंने बताया क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि राष्ट्रीय कांग्रेस अभी अपनी नवजात स्थिति में है। ठीक है, यदि इसी स्थिति में कांग्रेस ने उग्रवादी नीति का अनुसरण किया तो सरकार इसकी भ्रूण हत्या कर देगी, सरकार इसकी भ्रूण हत्या कर देगी, अर्थात आपके जैसे ही नवजात स्थिति में ही आपके इसकी मृत्यु आपके निकट आ जाएगी या इसे मार देगी। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण उपलब्धियां या फिर हम चरण कहें किसका? राष्ट्रीय कांग्रेस का। राष्ट्रीय कांग्रेस का या राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण रहा है। ठीक है, इसमें याद रखना, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी होती है, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले की है। ठीक है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब हमारा दूसरा जो चरण यहां पर आता है वो आपके कौन सा है कि वो है उग्रवादी चरण। जैसे हमने आपके लिया तो ये चरण आपके कौन सा है? उग्रवादी चरण के रूप में। इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, कभी कभी घटनाओं का क्रम आपसे आरोही और अवरोही क्रम में रखने के लिए पूछ लिया जाता है। घटनाओं का क्रम, तो हम क्रमानुसार घटनाक्रम को लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहां डेट वाइज ना जाकर के घटना के हिसाब से आपके हम नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बेलवाई आयोग की हम चर्चा अभी करेंगे थोड़ी सी देर में, युवराज जी आपके। ठीक है, इन सभी की आपके जो भी यहां पर टॉपिक हमारे बच रहे हैं उनकी सबकी चर्चा हमारी यहां पर लेकिन समय के अनुसार होगी। ठीक है, यहां पर हम आपके करेंगे तो उसमें भटक जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमने किया उदारवादी चरण। उदारवादी चरण के नेता बताए 5-7 आपको, हालांकि बहुत सारे नेता हैं। फिर हमने बताया कि उदारवादी चरण के नेताओं की पॉलिसी क्या रही है, उनकी नीति क्या रही है। ठीक है, इन उदारवादी नेताओं की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। ठीक है, और फिर हमने आपके बताया कि भाई कि उदारवादी चरण की विफलता ने किस प्रकार उग्रवादी चरण, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास और ये जो लाइव क्लास है दोनों की दोनों ही आपके पास रहेंगी। जब लाइव क्लास होती है ना तो ये लाइव वाले सेक्शन में दिखाई देती है आपको। ठीक है ना, लाइव क्लास लाइव वाले सेक्शन में दिखाई देती है। अगर इसी क्लास को जब आप कल देखेंगे तो वो रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है ना, तो दोनों ही क्लासें एक साथ आपके एप्लीकेशन पर रहती हैं। पहले लाइव होती है और जब लाइव आप नहीं देख पाते हो किसी कारणवश तो आपके वो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में देखने को मिलेगी वहीं पर। ठीक है ना, उसी एप्लीकेशन पर, वहीं आपके कोर्स में। कल्पना जी, नोटबुक नहीं है, ये शॉर्ट नोट ही है। ठीक है ना, शॉर्ट नोट ही है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज के रूप में इसको याद नहीं रखेंगे, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से एक तो तथ्यपरक क्वेश्चंस आते हैं और एक आपके लैंग्वेज आधारित क्वेश्चंस आते हैं। अगर लैंग्वेज का अगर आपके दिमाग में रोल नहीं रहा
तो आप ना तो इस नेशनल मूवमेंट को याद रख पाएंगे किसी तरीके से, और ना ही आपके ये टिकेगा अधिक समय तक। ठीक है, इसलिए आपको लैंग्वेज सहित इनको याद रखने की आदत डालनी पड़ेगी। हालांकि मैं आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल आपके शॉर्ट में इसको यहाँ पर लिख दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उल्टा मेरे को तो जोर और आता है लिखने में, लेकिन आपके लिखेंगे। ठीक है, और आप लोग एक मैसेज को केवल एक ही बार छोड़ें, एक ही मैसेज को 15-15 बार ना छोड़ें। बिल्कुल मैं आपके शॉर्ट नोट के रूप में आपके कर लेंगे इसको, लेकिन बगैर लैंग्वेज के ये याद नहीं रहेगा। नेशनल मूवमेंट की एक खासियत है, एक स्टोरी जब तक आपके माइंड में नहीं रहेगी इसकी, ठीक है, एक घटनाक्रम की तारतम्यता जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगी, तब तक आपके, और ये प्री में भी यही रहेगा और मेंस में भी आपको यही स्टाइल लिखनी है। ठीक है ना, मेंस में भी आपको यही स्टाइल लिखनी है। इस वजह से आपके ये डुअल वर्क हो जाएगा आपका यहाँ, वरना मेंस में आपके थोड़ा सा लैंग्वेज संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है हमको। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा आगे चल करके, घटनाक्रम थोड़ा सा आपके बढ़ेगा ये। तो देखिए, हमने आपके बताया उग्रवादी, दूसरा चरण आपके कौन सा है हमारा, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक। अब देखिए, उग्रवादी चरण के प्रारंभ में हमारे दिमाग में आपके दो तरह के प्रश्न उठते हैं। दो तरह के प्रश्न कैसे कि भाई उग्रवादी चरण जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके नेता कौन कौन से हैं। ठीक है, उग्रवादी नेता कौन से हैं, उग्रवादी चरण की उत्पत्ति क्यों हुई, दूसरी बात आपके, और उग्रवादी चरण में ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं, ऐसे कौन कौन से आपके घटनाक्रम हुए हैं, वो आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह याद रखना है आपको कि भाई उग्रवादी चरण है तो देखिए प्रमुख नेता, सबसे पहली बात आपके प्रमुख नेता। प्रमुख नेताओं में आपको पता है किनके नाम आते हैं, लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और चौथा आपके हम नेता लें तो अरविंद घोष, अरविंदो अरविंद घोष, ये भी आपके प्रमुख उग्रवादी नेताओं में। तो उग्रवादी नेताओं में हमने चार प्रमुख नेताओं के नाम लिए, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल, और चौथा आपके कौन सा है, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। ठीक है, अब आपके देखिए यहां पर कि भाई चौथा नेता अरविंदो घोष, आपके चार प्रमुख नेता हमने यहां पर कर लिए। अब हम दूसरी बात करें कि भाई उग्रवाद के उदय के कारण क्या रहे, उग्रवाद के उदय के कारण। उग्रवाद के उदय के कारण क्या रहे, अब कारणों में हम आपके विचार करें। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर उग्रवादी चरण की उदय की हम बात देखें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है उदारवादियों की नीति की विफलता। किसकी, उदारवादियों की नीति की विफलता आपके उग्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण रही है। उदारवादी आपके प्रत्येक मोर्चे पर विफल हो रहे थे। उग्रवादियों ने आपके उनकी जो पॉलिसी है उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते हुए उसकी आलोचना की थी
कि ये तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं और इन्हें वो भिक्षा भी प्राप्त नहीं होती। अगर भिक्षा भी प्राप्त हो जाए तो भी आपके हम क्या कर लें, मान लें आपके, ठीक है। और इस समय तक राष्ट्रीय वो भारत का अंग्रेजों के द्वारा निरंतर आर्थिक शोषण का जो प्रोसेस जारी था, वो आर्थिक शोषणकारी नीतियां थी, सरकार की जन विरोधी नीतियां थी, सरकार की जन विरोधी नीतियां। जैसे 1896 ईस्वी में कपास पर से आपके उत्पादन शुल्क को वापस ले लिया गया, ठीक है, यह आपके जन विरोधी नीति के अंतर्गत था, प्रोडक्शन शुल्क को आपके वापस लेना, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थीं, जैसे 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम हम करेंगे, 1905 का बंगाल विभाजन जो कि एक आपके तात्कालिक कारण के रूप में रहा है, ठीक है। कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी यहां पर रहे। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में देखें, 1896 ईस्वी में इटली को अबिसिनिया जैसे एक देश ने, जो ज्यादा विकसित नहीं था, उस अबिसिनिया जैसे देश ने पराजित कर दिया, ठीक है। 1905 ईस्वी में जापान जैसे एक छोटे एशियाई देश ने रूस जैसे एक विशाल दैत्य को पराजित कर दिया, रूस जैसे एक विशाल दैत्य को पराजित कर दिया। अब इससे हमें एनर्जी जनरेट हो रही है, क्योंकि हम अंग्रेजों को अपराजेय शक्ति मान करके बैठे थे कि इनको तो पराजित ही नहीं किया जा सकता किसी भी मोर्चे पर, ठीक है। अंग्रेजों को अपराजेयता का ठप्पा लगा हुआ था। लेकिन जब हमने देखा कि जापान जैसे एक छोटे से देश ने एक रूस जैसे विशालकाय दैत्य को पराजित कर दिया, तो ये अंग्रेज तो चीज ही क्या है। उससे हमें आपके क्या जन्मा, यहां पर आपके जो उग्रता है, विचारों में जो उग्रता है, उसका जन्म हुआ, ठीक है। इस समय देशी भाषाओं के जो समाचार पत्र थे, उनका भी आपके प्रचार प्रसार अधिक बढ़ गया था, ठीक है। उसने भी राजनीतिक चेतना को वृद्धि प्रदान की है। अखबारों ने कांग्रेस की जो उदारवादी नीति थी, उस उदारवादी नीति की आलोचना की, ठीक है ना, उदारवादी नीति की आलोचना की है। और आपके हम देखें कि इस समय आपके विवेकानंद हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, ठीक है, ऐसे कुछ एक नेता हुए। इन नेताओं ने क्या किया है कि कुछ रूढ़िवादियों का भी सहारा लिया। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, रूढ़ियों का सहारा ले लिया आपके राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने के लिए, ठीक है। यहां उद्देश्य ये नहीं है कि ये लोग आपके रूढ़ियों का सहारा ले रहे, यहां पर उद्देश्य है कि किसी ना किसी प्रकार से हमको राष्ट्रवादी चेतना जागृत करनी है, जनता को जागृत करना है, ठीक है। इनके उग्र जो विचार थे, वो भी आपके उग्रवाद को आधार प्रदान कर रहे थे। इस समय जैसे देखें कि बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकर रहूंगा में आपने देखा टोन आ रही है, ठीक है ना। एक तो भाई के स्वराज्य आपके आम जनता का अधिकार होता है, आप इसे दे दें, एक तो ये रिक्वेस्ट की फॉर्म हो गई, और एक कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, राजी नहीं तो गैर राजी देना ही पड़ेगा। ये विचारों में उग्रता है, ठीक है। उधर स्वामी विवेकानंद जैसे आपके व्यक्ति ने भी कह दिया था कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। ऐसे कुछ आपके स्टेटमेंट जब इन नेताओं के द्वारा दिए गए, तो इन स्टेटमेंटों ने राष्ट्रीय जो उग्रवाद है, उग्रवाद को आधार प्रदान कर दिया है, ठीक है। एक आपके अरविंदो घोष, जो हमने आपके प्रमुख नेता के रूप में बताए, अरविंदो घोष ने आपके एक निबंध लिखा, ठीक है। निबंध का नाम था अ न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, ठीक है, अ न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड। रूढ़िवाद से तात्पर्य होता है पुरातन व्यवस्था से, जो हमारी प्राचीन आपके परंपराएं चली आ रही थी, रूढ़ियां चली आ रही थी, वो आपके पुरातन परंपरा कह लीजिए आपके। तो यहां पर हम कह रहे थे कि भाई कि अरविंदो घोष ने एक निबंध लिखा अ न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, यानी कि बूढ़े आदमियों के लिए लालटेन। अब वो लालटेन क्या है, इस चरण में, इस निबंध में अ न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड में उग्रवादी चरण की क्रमिक रूप से व्याख्या की कि उग्रवादी किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, और जो उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति थी, उस अनुनय विनय की नीति के भाई प्रतिवेदन भेज रहे हैं, शिष्टमंडल भेज रहे हैं, अखबारों में छाप रहे हैं,
इस अनुनय विनय की नीति की आलोचना आपके इनके द्वारा की गई। किनके द्वारा? जो उग्रवादी नेता अरविंदो घोष हैं, इन्होंने न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड के अंतर्गत आपके इनकी व्याख्या की है। ठीक है, तो हम आपके यहां पर यही देखना चाह रहे हैं कि भाई उग्रवादी चरण के उदय के कारण क्या रहे। तो हम आपके कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियां, पहला हम बिंदु क्या दे सकते हैं, शॉर्ट में ही लिखिए भले ही आप, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियां, क्योंकि ब्रिटिश व्यवस्था तो एक स्पंज की तरह कार्य करती थी। इसके बारे में कहा भी गया है कि हमारी जो व्यवस्था है वो एक स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा नदी के यहां से अच्छी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स नदी के यहां पर निचोड़ आती है। ठीक है, आर्थिक दोहन हो रहा था, ठीक है ना, यहां से, जिसको आपके दादाभाई नौरोजी ने आपके धन निष्कासन की थ्योरी नाम दिया है ना, धन निष्कासन की थ्योरी नाम दिया है, वही आपके आर्थिक दोहन की भी थ्योरी है। ठीक है, दूसरी बात आपकी देखिए, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, जैसे विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था? कर्जन का यह मानना था कि जो बंगाल के विश्वविद्यालय हैं, भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, वो आपके इस राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बने हुए हैं। तो इन विश्वविद्यालयों पर किसी ना किसी प्रकार से, इन विश्वविद्यालयों पर किसी ना किसी प्रकार से हमको कैसा नियंत्रण बढ़ाना है? राजकीय नियंत्रण को बढ़ाना है। कर्जन के काल में ये विश्वविद्यालय सरकारी ऑफिस बन करके रह गए। ठीक है ना, सरकारी ऑफिस बन करके रह गए। विश्वविद्यालय अधिनियम की आपके घोर आलोचना आती है। फिर दूसरा आपके 1905 का बंगाल विभाजन, 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक है। तो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम भारत के शैक्षिक विकास के अंतर्गत आप देखेंगे, और 1905 का बंगाल विभाजन, अभी हम आपकी चर्चा करेंगे इसके उग्रवादी चरण के घटनाक्रम के अंतर्गत कि बंगाल विभाजन क्या हुआ है। ठीक है, तीसरी बात हमने आपकी क्या बताई कि कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ, जैसे 1896 ईस्वी में इथोपिया द्वारा इटली को पराजित करना। सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात आपकी क्यों थी? क्योंकि इटली इस समय नव साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में था। इटली और जर्मनी चाहते थे कि हमको हमारी शक्ति के अनुरूप संसार में जगह मिलनी चाहिए। अब संसार में जगह कहां से मिले? क्योंकि संसार का तो बंटवारा इन्होंने पहले ही कर लिया। ठीक है, इनका एकीकरण बाद में हुआ, जर्मनी और आपके किसका? इटली का। अब जब इनका आपके एकीकरण बाद में हुआ तो इन्होंने क्या मांगा? अपनी शक्ति के अनुरूप संसार में जगह मांगी, और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें इथोपिया ने आपके इटली को पराजित कर दिया। और इसी घटनाक्रम में आप देखें कि 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश ने रूस जैसे विशालकाय दैत्य को पराजित कर दिया है। तो देखो, जापान द्वारा
रूस जैसे विशालकाय दैत्य को पराजित कर, देखिए ये भी उग्रवाद के उदय में कारण है। ठीक है, क्योंकि इससे हमको क्या लग रहा था कि जो यूरोपीय कंट्रीज हैं इनकी अपराजेयता का जो भान है, अपराजेयता का जो इनमें आपके घमंड था, ठीक है, वो आपके धीरे धीरे टूटने लगा था। हम आपके अपराजेय शक्ति मान बैठे थे। ठीक है, आप ये देखें ना इसी चीज को कि इंग्लैंड की आप पॉलिसी देखें कि जब आपके यहां इंग्लैंड के द्वारा सत्ता आरंभ की गई, थोड़ा सा आपके मैं पीछे लेके जा रहा हूं आपको, तो यहां देखिएगा इंग्लैंड के द्वारा जब सत्ता आरंभ की गई, और ये वो समय है जब आपके वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स बंगाल की सुरक्षा के लिए रिंग फेंस पॉलिसी लेकर के आते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी से तात्पर्य घेरे की नीति लेकर के आते हैं। ठीक है, अब उस घेरे की नीति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि बंगाल को एक बंगाल के चारों ओर बाड़ेबंदी की और अवध को एक बफर स्टेट के रूप में डेवलप किया कि जो भी बाह्य आक्रमण का खतरा हो, जैसे देखो ये आपके क्या है भारत, यहां पर ये क्या था बंगाल, बंगाल के इधर आपके क्या था ये अवध। वारेन हेस्टिंग्स को ये पता था कि इधर क्या है कि बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है कि हिंद महासागर, इधर क्या है कि अरब सागर। ठीक है, और समुद्र के तो वो किंग थे, ये श्रीलंका नीचे। ठीक है, समुद्र के आपके अंग्रेज किंग थे। उनको ये पता था कि बंगाल पर अगर कोई आक्रमण होगा तो वो इधर से होगा, नॉर्थ वेस्ट से होगा। और इस समय मराठे भी आपकी लूटपाट कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर बात क्या आ रही थी कि भाई बंगाल को इस तरह से सुरक्षित किया जाना है कि ताकि बंगाल में जो कंपनी की सत्ता है उसको किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं हो, और जेब से पैसा भी ना देने पड़े, जेब से पैसा भी ना देना पड़े। तो आपको यहां देखना है कि भाई ब्रिटिश सरकार ने यहां पर क्या किया कि अवध है, अवध एक कमजोर नवाब, अवध में आपके नवाब क्या था, कमजोर था। ठीक है, अवध के नवाब को इस बात की टॉफी इन्होंने दी कि भाई ऐसा है कि अगर कोई भी शक्ति तेरे पर आक्रमण करती है तो तेरे को टेंशन नहीं करनी है, हम लड़ेंगे भाई। अगर किसी कमजोर व्यक्ति को कोई ताकतवर व्यक्ति इस तरह का आश्वासन दे दे तो वो कमजोर है ना, वो ताकतवर महसूस करने लग जाता है। तो उसके पीछे छुपे हुए जो रीजन है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि ये आगे आकर के मेरी सहायता करने का वचन दे रहा है, ठीक है, उसको आपके नकार देता है अपने लाभ के चक्कर में। यहां आपके इसने फिर इनको कहा कि भाई देख तू तो रहता है लखनऊ में और मैं रहता हूं कलकत्ता में, मैं आऊंगा तब तक तो तू लुट जाएगा। ऐसा कर, तेरी सुरक्षा के लिए मैं मेरे कुछ आदमी रख देता हूं यहां पर, तेरे को नहीं लड़ना है, ये आदमी लड़ेंगे। और भी प्रसन्नता की बात है, ठीक है, कि अब मेरे को तो लड़ना ही नहीं है, और भी प्रसन्नता की बात हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब देखो फिर वारेन हेस्टिंग्स क्या कह रहा है, चूंकि ये आदमी तेरी सुरक्षा के लिए हैं इसलिए इनका खर्चा तू ही देना। तो अपने गुंडे दूसरे के खर्चे पर दूसरे के घर में पाल दिए। जब तक ये बाह्य संकट रहेगा तब तक तो आपके ये लड़ेंगे इससे, और जिस दिन ये बाह्य संकट समाप्त हो जाएगा उस दिन इसी के लिए घातक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, क्योंकि घर में ही शत्रु पाल लिया। ठीक है, और वही काम हुआ बाद में। यहां अंग्रेजों की एक विशेष सोच आपको देखने को मिलेगी। अंग्रेजों ने आपकी एक क्लियर सोच थी उनकी कि युद्ध में, कि हम युद्ध लड़ें और युद्ध में चाहे हम जीते या हम हार जाएं, ठीक है ना। अगर युद्ध हमारे घर पर लड़ा जा रहा है तो नुकसान तो हमारा ही होगा, चाहे हम कैसे ही जीत जाएं। अगर युद्ध यहां आकर के, ये मान लीजिए हमारा घर है, ये पड़ोसी का घर है,
युद्ध आपके यहां से क्रॉस करके व्यक्ति यहां आकर के लड़ रहे हैं, तो चाहे भले ही हम जीत जाएं, लेकिन फिर भी नुकसान तो हमारा ही होगा। इसलिए क्यों ना ऐसा करो कि जो युद्ध आप अपने घर पे लड़ने वाले हो, उसको पहले ही पड़ोसी के ही घर पे लड़ो ना। इससे पड़ोसी तो खुश होगा, और साथ में उस शत्रु को इस हद तक कुचल दो कि आपके घर तक आने लायक ही नहीं बचे वो। तो नुकसान हो तो पड़ोसी का, खर्चा हो तो पड़ोसी का, ठीक है। और शत्रु को कहां पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है कि पड़ोसी के घर में। आपका घर तो सेफ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि इंग्लैंड की भूमि पर एक गृह युद्ध के अलावा और कोई भी आपके युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए तो छोटा सा टापू आर्थिक रूप से इतना समृद्ध पूरे संसार को नचाए दे रहा है, क्योंकि बौद्धिक दृष्टिकोण से वो आपके प्रबल हो गए, स्ट्रांग हो गए, और हम अपनी पुरानी मान्यताओं से ही जूझ रहे थे। आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं थी, आपस में लड़ रहे थे, और अंग्रेजों ने इस फूट का लाभ उठाया, हर कदम पर लाभ उठाया। इस कारण आपके अंग्रेजों की शक्ति, यहां पर अंग्रेजों को हम अपराजेय मानने लग गए थे कि इनसे पार नहीं पड़ेगी भाई। फिर आपके एग्जाम्पल्स आए, किसने, इथोपिया ने पराजित कर दिया इटली को, जापान ने पराजित कर दिया रूस को। जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आए तो उन्होंने देखा कि भाई कि फिर काहे कि आपके यहां पर ये अभिजित हैं। आपने देखो एक चीज और गौर कीजिएगा, आपने यहां पर देखा होगा 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है। हालांकि जब आप राजस्थान वाला मूवमेंट आप देखोगे ना, 1857 के रिवोल्ट में राजस्थान में जो हुआ, यहां पर एक रियासत थी कोटा। कौन सी रियासत थी? कोटा, ठीक है। बिल्कुल यूक्रेन का आपके एग्जाम्पल इस रूप में रख सकते हो। एक चीज और देखिएगा, मैंने बताया आपके कि एक रियासत थी कोटा आपके राजस्थान में, ठीक है। अब 1857 के रिवोल्ट में भी स्थिति यही थी कि अंग्रेजों को अपराजेय शक्ति मान बैठी थी हमारी जनता। तो कि भाई अंग्रेजों का भय आपके कैसे दूर किया जाए, तो कोटा के क्रांतिकारियों ने किया क्या कि जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन, उन बर्टन की खोपड़ी को काट के और पूरे कोटा शहर में घुमाया। अब मरे हुए आदमी की खोपड़ी को घुमाना हालांकि गलत बात है, लेकिन फिर भी उस खोपड़ी को घुमाने से ऐसी आग लगी कि कोटा की जनता भी विद्रोहियों के साथ आ मिली। क्यों? क्योंकि जनता के मन में से अंग्रेजों की अपराजेयता का भय निकल गया कि ये अपराजेय नहीं है, ये देखो बर्टन की खोपड़ी ले आए ना हम। भय निकल गया आपके पूरी तरह से, ठीक है। इस वजह से, और यहां भी ये यही कर रहे हैं, भय निकल रहा है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे हैं कि तो सब जगह मुंह की खा रहे हैं, तो यहां आपके कैसे टिकने देंगे हम इनको, ठीक है। तो वो आपकी स्थिति हम यहां पर बताना आपको चाह रहे थे कि भाई कि अंग्रेजों को किसी ना किसी तरह से आपके हाशिए पर लाना चाह रहे हैं। उग्रवादी नेता अपने विचारों के माध्यम से उग्रता प्रकट कर रहे हैं, राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैं आपके बता रहा हूं यहां पर, जैसे आपके अगला पॉइंट भी हम यही लिख लें, उग्रवादी नेताओं के उग्र विचारों ने उग्रवादी नेताओं के उग्र विचारों ने उग्रवाद को आधार दिया। कैसे आधार दिया है? तिलक ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए, कोई आपके ऐसी बात नहीं कह रहे
लेकिन देखो भाषा में टोन है, भाषा में टोन है। जैसे आपने देखा ना कि हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में आपके एंशिएंट में पढ़ा भी होगा आपने, यहां प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ संबोधन के वाक्य थे। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए प्रयोग में लेते थे एही। एही का मतलब है आइए, एही का मतलब क्या है, आइए। जब यही शब्द हमको क्षत्रिय के लिए काम में लेना होता था तब काम में लेते थे आगही। आगही का मतलब आओ। आओ में थोड़ी, एक तो आइए, एक आओ। आओ में थोड़ी टोन में वृद्धि हुई, आओ में थोड़ी सी टोन में वृद्धि हुई, ठीक है। फिर यही शब्द हम जब वैश्य के लिए काम में लेते थे तब आता था आद्रव, जल्दी आओ, आद्रव जल्दी आओ। और जब यही शब्द शूद्र के लिए काम में लेते थे तब नाम आता था आधाव, दौड़ कर आओ। आधाव यानी दौड़ कर आओ। इसका मतलब क्या है कि बात एक ही है, बोलने की टोन में अंतर है। और यही तो विचारों की उग्रता है। इसको नॉर्मल भी बोल सकते, लेकिन यहां पर टोन जब तक नहीं आएगी तब तक विचारों में उग्रता की झलक कैसे मिलेगी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा इस समय, स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कमजोरी पाप है, कमजोरी पाप है। कमजोरी मृत्यु है। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। ये आपके क्या है, ये आपके विचारों की उग्रता है। और ये विचारों की उग्रता उग्रवाद को कहीं ना कहीं बेस प्रदान कर रही है, आधार प्रदान कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिए, हमने बताया कि धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में लिया है, ठीक है। जैसे देखिए तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। जैसे गणपति उत्सव, 1893 व शिवाजी उत्सव 1895। गणपति उत्सव और आपके कौन सा, शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। ठीक है, धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा इनके द्वारा लिया गया है। अब हम आपके यहां पर बात बता देते हैं आपको कि एक ही और सिंगल बात हम करें। ये तथ्यपरक चीज हो जाएगी आपके एग्जाम की दृष्टि से कि अरबिंदो घोष ने, देखिए अरबिंदो घोष अठारह सौ 93-94 ईस्वी में प्रकाशित अपने निबंध कौन सा है, अ न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड में उग्रवाद की क्रमिक व्याख्या की।
तथा उदारवादियों की अनुनय विनय की नीति की आलोचना की है। उग्रवाद की क्रमिक व्याख्या करते हुए उदारवादियों की जो अनुनय विनय की नीति है, जो आपके हम बता रहे थे ना, ये किसकी चर्चा कर रहे हैं, हमेशा आपके प्रतिवेदन भेज रहे हैं, शिष्टमंडल भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं बनना है। ये तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है कि भीख मांगते रहते हो आप और आपको भीख भी नहीं मिलती है। ठीक है, ये चीज आपके उग्रवादी चरण की उत्पत्ति में सहायक रही घटनाएं। ठीक है, और इसमें जो कैटालिस्ट का काम किया है, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम जिस घटनाक्रम ने किया वो था आपके बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन। इसलिए हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा उग्रवाद के चरण की प्रमुख घटनाएं। उग्रवादी चरण की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी रही है। ठीक है, तो देखिएगा, उग्रवादी चरण की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, यहां से हम हालांकि अगली क्लास में ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बंगाल विभाजन का आपके बड़ा है। ठीक है, यहां पर हम आपको एक चीज स्पष्ट कर दें कि भाई बंगाल का विभाजन है, उसकी पृष्ठभूमि हमें घटनाक्रमों को बता देता हूं कि हम कौन कौन से घटनाक्रमों को इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, कि भाई एक तो कौन सा हुआ कि बंगाल का विभाजन, प्रमुख घटनाओं में कौन सा हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। एक कौन सा हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट। एक कौन सा हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। किसकी, स्वदेशी आंदोलन की। देखिए, पहली घटना बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस का सूरत विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन। मॉर्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, उन्नीस सौ 11। हालांकि इनके बीच बीच में भी घटनाक्रम आएंगे, जैसे इससे पहले आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है, उससे पहले बनारस अधिवेशन है, उनकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। दिल्ली दरबार, मैं आपके केवल उन्हीं घटनाक्रमों को बता रहा हूं जो आरोही अवरोही क्रम में आपको जमाने के लिए क्वेश्चन में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो दिल्ली दरबार 1911 का हो गया। फिर आपके देखिए कामागाटामारू प्रकरण, गाटामारू कांड 1914। होम रूल आंदोलन 1916। ये घटनाक्रम हम आपके किसमें करने वाले हैं, उग्रवादी चरण के अंतर्गत करने वाले हैं कि बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें आपके कई चीजें शामिल हो जाएंगी। बिल्कुल नरम दल हम बोलेंगे आपके किनको, उदारवादियों को। गरम दल किनको बोलेंगे हम, उग्रवादियों को। वही नाम से ही है, नरम दल गरम दल। एक बातों में नरम है, एक बातों में गरम है।
ठीक है ना। यहां गर्म होने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर फोड़ रहे हैं किसी का, ठीक है ना, ऐसे हिंसात्मक नहीं है, दोनों ही अहिंसा के प्रेमी है, लेकिन एक तो प्यार से अहिंसा कर रहा है, एक आपके नाराजगी व्यक्त करते हुए अहिंसा कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, स्वदेशी मूवमेंट जो बंग भंग का आपके क्या है, इसका उत्पाद है। फिर हम कांग्रेस की सूरत विभाजन की बात करेंगे, नरम दल और गरम दल की जो चर्चा हम करेंगे, जहां पर विभाजित हो जाएगा उदारवादी उग्रवादी में। मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम, जहां पर विषदंत बोए जाएंगे, भारत में आपके किसके सांप्रदायवाद के आपके बीज बोए जाएंगे, सांप्रदायिकता के बीज बोए जाएंगे। फिर दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया जाएगा। कामागाटामारू प्रकरण, कामागाटामारू एक जापानी जहाज का नाम है, पूरे घटनाक्रम है, जिसको लेकर के अभी आपके कनाडा के राष्ट्रपति ने भी पिछले दिनों में आपके माफी मांगी थी यहाँ आकर के, भाई गलती हो गई हमसे कि हमने उतरने नहीं दिया इनको अपने यहाँ पर, ठीक है। और होम रूल आंदोलन कि राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से संचालित बनाए रखा जाए, उसके लिए होम रूल मूवमेंट आपके तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग चलाया गया है। तो ये दो घटनाक्रम हमारे यहाँ, वो दो क्या आपके लगभग 7 घटनाएं हैं, और इनके साथ कुछ सब पार्ट और हैं, सब पार्ट और हैं आपके घटनाक्रम के, उनको और हम इनके साथ साथ करेंगे। चूंकि आपके समय कम है और टॉपिक हमारा आपके बंगाल विभाजन का बड़ा है और मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आपके इसको हम नेक्स्ट क्लास से ही आरंभ करेंगे बंगाल विभाजन को।